हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे विक्टोरियन टाइम पीरियड के बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर है मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर माने जाते हैं ये। जो विक्टोरियन टाइम पीरियड है उसमें एक तरह से इनको थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है। फर्स्ट है वो टेनिसन है, जिनको हमने कवर कर लिया था। सेकंड है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, उनको हम इसके बाद कवर करेंगे। और जो थर्ड इम्पोर्टेंट है वो है मैथ्यू आर्नोल्ड। तो आज हम कंप्लीट डिटेल इनके सारे वर्क्स, इनकी बायोग्राफी, पूरी लाइफ सबको इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। मैथ्यू आर्नोल्ड poet and critic was born at Laleham on the Thames, the eldest son of Thomas Arnold. इनके जो फादर थे थॉमस अर्नोल्ड, वो हिस्टोरियन थे और एक हेडमास्टर थे रग्बी स्कूल के। तो इन्हीं की डेथ के बाद 1867 में इन्होंने एक एलजी लिखी थी। इनके फादर की डेथ 15 ईयर के बाद, जब इनके फादर की डेथ हो गई थी तो उनके 15 ईयर्स के बाद इन्होंने अपने फादर पे एलजी लिखी थी रग्बी चैपल के नाम से। तो रग्बी स्कूल था जिसमें ये हेडमास्टर थे और बहुत अच्छे ग्रेट हेडमास्टर थे। और थॉमस अर्नोल्ड है वो खुद भी रग्बी स्कूल में पढ़े हैं और वो ऑक्सफोर्ड में भी पढ़े हैं। तो रग्बी वेयर ही वॉन अ प्राइज फॉर अ पोम ऑन एलरिक एट रोम। तो सबसे पहले इन्होंने एक पोम लिखी थी जिसके लिए इनको प्राइज मिला था। एंड ऑक्सफोर्ड टू विच ही वेंट एज अ स्कॉलर ऑफ बेलियोल कॉलेज इन 1841। तो ये रग्बी में पढ़े हैं और ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं। वेयर ही वॉन द न्यूटिगेट प्राइज फॉर क्रॉमवेल ए प्राइज पोम। द पोम इन द स्ट्रेड रिवेलियर पब्लिश्ड इन 1847 अंडर द स्यूडोनिम ऑफ ए। तो इन्होंने अपना नाम नहीं इसमें पब्लिश किया था, स्यूडोनिम से लिखा था, ए स्यूडोनिम से। वर मोस्टली ऑफ मेलैंकोलिक इन नेचर। तो जब इन्होंने ये पोएम लिखी तो इनकी जो फैमिली और फ्रेंड्स थे वो काफी सरप्राइज हो गए थे, लेकिन इसकी सेल ज्यादा नहीं हुई थी तो बाद में इस बुक को विदड्रॉ कर लिया गया था। इन अप्रैल 1851 अर्नोल्ड सिक्योर द पोजीशन ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। तो ये जो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स था ये पोजीशन इनको पसंद नहीं थी। इनको लगता था कि ये बहुत ही डल और बोरिंग पोजीशन है, लेकिन जो इसका बेनिफिट था वो ये था कि एक रेगुलर जॉब है, एक सिक्योर फ्यूचर है इसमें। तो उन्होंने इसको हमें लास्ट तक, जब तक ये रिटायर हुए तब तक इसको कंटिन्यू किया। तो 1851 में ये इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बने थे और 1886 तक उन्होंने इसको कंटिन्यू किया। तो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल था, उसका क्या काम था, उसमें इनको ट्रैवल बहुत करना पड़ता था। विजिटिंग नॉन कन्फर्मिस्ट स्कूल्स इन अ लार्ज एरिया इन सेंट्रल इंग्लैंड वाइल दिस अलाउड हिम टू सी मच ऑफ इंग्लैंड। तो इसी की वजह से बहुत ट्रैवल करना पड़ा था। इन्होंने काफी बड़ी एरिया के इंग्लैंड को कवर कर लिया था। इट ऑल्सो मीन ट्रैवल कर लिया था। सच ऑफ हिज टाइम वॉज स्पेंट इन रेलवे कोचेज एंड वेटिंग रूम्स। इन 1852 मैथ्यू अर्नोल्ड पब्लिश्ड हिज सेकेंड कलेक्शन ऑफ पोम्स एम्पेडोकल्स ऑन एटना। एटना एक माउंटेन का नाम है और ये एक ग्रीक फिलोसोफर है। ऑन अदर पोम्स इट वाज ऑल्सो ए नॉन स्टारर विद ओनली 50 कॉपीज बीइंग सोल्ड। देयर आफ्टर द बुक वाज विदड्रॉन। इसको भी विदड्रॉ कर लिया था क्योंकि ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो ज्यादा कॉपीज इसकी नहीं बिकी थी। इन 1853 ही हैड हिज थर्ड बुक पोम्स ए न्यू एडिशन पब्लिश्ड। तो इसमें उन्होंने क्या किया था कि काफी कुछ पोम्स इनकी पहले वाले वॉल्यूम की थी और दो और नई ऐड की गई थी। वो थी सोहराब एंड रुस्तम एंड द स्कॉलर जिप्सी। इनको हम डिटेल में बाद में करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। सोहराब एंड रुस्तम और स्कॉलर जिप्सी ये दोनों एक साथ पब्लिश हुआ था। और कब हुआ था? 1853 में। इन 1857 while working as the inspector of schools Arnold was elected professor of poetry at Oxford। तो ये प्रोफेसर ऑफ पोएट्री ऑक्सफोर्ड में इलेक्ट हुए थे और इनको क्या करना होता था कि लेक्चर देने होते थे। ये पहले इस टाइप के प्रोफेसर थे जिन्होंने इंग्लिश में लेक्चर दिया था। इससे पहले जो थे ट्रेडिशनली प्रोफेसर्स वो क्या थे, लैटिन में लेक्चर देते थे। ये पहले प्रोफेसर थे जिन्होंने उस ट्रेडिशन को ब्रेक किया और इंग्लिश में लेक्चर दिया। द पॉपुलर एजुकेशन ऑफ फ्रांस ये इनका एक वर्क है। इनको एक ट्रिप कंडक्ट करने के लिए बोला था और किसने रिक्वेस्ट की थी? द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्लियामेंट टू स्टडी द यूरोपियन एजुकेशनल सिस्टम। और इसी ट्रिप का ये एक तरह से आउटकम था द पॉपुलर एजुकेशन ऑफ फ्रांस, जो 1861 में आया था। इन 1862 ही वॉज री इलेक्टेड एज प्रोफेसर ऑफ पोएट्री। तो पहले भी ये प्रोफेसर ऑफ पोएट्री ऑक्सफोर्ड में बने थे, उसके बाद ये 5 ईयर्स के लिए फिर से री इलेक्ट हुए थे। इन द सेम ईयर ही पब्लिश्ड लास्ट वर्ड्स ऑन ट्रांसलेटिंग होमर। सबसे पहले इन्होंने 1861 में एक वर्क पब्लिश किया था ट्रांसलेटिंग होमर। तो ये उसी का सीक्वल था, ए सीक्वल टू हिज 1861 पब्लिकेशन ऑन ट्रांसलेटिंग होमर। तो सबसे पहले 1861 में इन्होंने ऑन ट्रांसलेटिंग होमर पब्लिश किया था। 1862 में ही इनका लास्ट वर्ड्स ऑन ट्रांसलेटिंग होमर ये उसका सीक्वल था। कंटिन्यूइंग टू राइट बोथ पोम्स एंड प्रोज ही पब्लिश्ड एसे इन क्रिटिसिज्म। फर्स्ट सीरीज इन 1865 एंड थायरसिस
एन एलजी टू हिज ओल्ड फ्रेंड क्लोग, तो ये जो थायरसिस है ये एलजी है, इन्होंने एलजी कई लिखी है, अपने फादर के लिए लिखी है और ये अपने फ्रेंड के लिए लिखी है, एक इन्होंने अपने ब्रदर के लिए भी लिखी थी। इन एलजी टू हिज ओल्ड फ्रेंड क्लोग इन 1866 ही ऑल्सो वांटेड टू पब्लिश ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म सेकंड सीरीज। तो फर्स्ट सीरीज लिखी थी इन्होंने 1865 में, लेकिन सेकंड सीरीज ये नहीं लिख पाए थे, इनकी डेथ हो गई थी। 1867 he had his last book of poems, New Poems, published. Among many other well-known works, the collection contained his famous poem Dover Beach. Dover Beach इनका important work माना जाता है, which he wrote while on his honeymoon. जब ये हनीमून पे गए, बीच पे एक समुद्र के किनारे खड़े थे, तो वहां पे इन्होंने ये पोम लिखी थी। Within the following year, the book sold 1000 copies. Thereafter, he mainly कंसंट्रेटेड ऑन एसेज। उसके बाद उन्होंने ऐसे लिखने शुरू कर दिया। और ऐसा बोला जाता है कि जब ये एक मतलब मैथ्यू अर्नोल्ड एज ए पोएट उसकी डेथ होती है, तभी एक प्रोज राइटर का बर्थ होता है। उसके बाद उन्होंने पोम्स नहीं लिखी। इसकी बहुत ही डोवर बीच की बहुत ही फेमस लाइन है, द सी इज काम टू नाइट, द टाइड इज फुल। तो कई बार ओपनिंग लाइन्स या फेमस लाइन्स आ जाती हैं। ये कौन से वर्क से है? ये डोवर बीच की है। एज एन एसेस्ट, तो इन्होंने पोएम्स लिखना बंद कर दिया। इसके बाद इन्होंने ऐसे लिखना शुरू कर दिया, प्रोज राइटर बन गई है। इन 1869 ही हैड वन ऑफ हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क कल्चर एंड एनार्की। मैथ्यू अर्नोल्ड ने बहुत सारी वर्क लिखी है, लेकिन जो कल्चर एंड एनार्की है वो इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। पब्लिश्ड इन बुक फोरम। सबसे पहले क्या था कि ये एक कलेक्शन था एसेज का, जो कॉर्नहिल मैगजीन में पब्लिश हुआ था 1867 से 1868, मतलब एक साल में इनकी ऐसे पब्लिश हुए थे कॉर्नहिल मैगजीन में। तो बाद में इन सबको कलेक्ट करके इन्होंने एक बुक लिखी थी, कल्चर एंड एनार्की। ही टर्न टू रिलीजन राइटिंग 4 बुक्स ऑन सब्जेक्ट। तो रिलीजन पे इन्होंने 4 बुक लिखी। सबसे पहले है सेंट पॉल एंड प्रोटेस्टेंटिज्म। His first book on religion was published in 1870. It was followed by literature and dogma. ये इनकी सेकंड बुक है, पब्लिश्ड इन 1873। गॉड एंड द बाइबल, ये इनकी रिलीजन पे थर्ड बुक है, जो 1875 में पब्लिश हुई थी। एंड लास्ट एसेज ऑन चर्च एंड रिलीजन, पब्लिश्ड इन 1877। तो 4 बुक उन्होंने रिलीजन पे लिखी थी। उसके बाद इन 1883 विलियम ग्लैडस्टोन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, ऑफर्ड हिम अ ईयरली पेंशन ऑफ £250. इन द सेम ईयर he was invited to the United States of America, touring both the USA and Canada until 1884, delivering lectures on democracy and education. In 1886, he retired from his job as inspector of school and traveled to the USA once more. He continued to work writing essays almost until his sudden and untimely death 2 years later. 2 साल के बाद इनकी सडनली डेथ हो गई थी, हार्ट अटैक से इनकी डेथ हुई थी। ये कोई ट्रेन पकड़ने के लिए खड़े थे, वहीं पे इनको हार्ट अटैक आ गया था। अब हम इनके जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, मेजर वर्क्स हैं, उनको डिटेल में करेंगे। अर्नोल्ड इज बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हिज ऐसे कल्चर एंड एनार्की। तो मैंने बताया था कि कल्चर एंड एनार्की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इसमें इन्होंने क्या बताया कि ही डिफाइंड कल्चर एज स्टडी ऑफ परफेक्शन and said that England could be only saved if critical intelligence capable of questioning the authority was allowed to develop. इसमें इन्होंने ये बताया कि इंग्लैंड को सिर्फ तभी बचाया जा सकता है जब जो अथॉरिटी है वो लोगों को क्वेश्चन करने का राइट देगी, कि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप उसको अथॉरिटी से सवाल कीजिए। उन्होंने क्रिटिसाइज किया था जो पॉलिटिशियंस हैं उनको, जो कंटेम्प्रेरी उस टाइम के पॉलिटिशियन थे, उनके पास कोई भी पर्पज नहीं है। अर्नोल्ड डिसएग्रीड विद क्लासिफाइंग कल्चर बाय प्रिटेंडिंग टू एन इंडिविजुअल्स एक्सपोजर। तो अर्नोल्ड ने क्या कहा था कि कल्चर को हम किसी एक पर्सन की, जो इलाइट लोग होते हैं वो कोई आर्ट को एक्सपोजर करके आते हैं, कोई लिटरेचर को एक्सपोज करके आते हैं, तो जो कल्चर है उसको हम किसी एक पर्सन का या जो इलाइट क्लब है उसके एक्सपोजर को नहीं मान सकते हैं। इंस्टेड culture and anarchy, he sought to redefine culture as applying to a whole group of people that shared similar intellectual interest and a desire to improve their world. तो एक तरह से ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनका जो सिमिलर इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट होता है और डिजायर भी सेम होती है, टू इम्प्रूव देयर वर्ल्ड, वो अपनी वर्ल्ड को इम्प्रूव करना चाहते हैं। Arnold observed the social unrest related to industrialization and class struggle between the 3 groups that made up society. तो उस टाइम क्या था कि इंग्लैंड में भी 3 टाइप की सोसाइटी थी, एक एरिस्टोक्रेसी थी, फिर मिडिल क्लास थी और तीसरी थी स्ट्रगलिंग लोअर क्लास। तो अर्नोल्ड ये बताते थे कि ये जो है एरिस्टोक्रेसी है उसकी अपनी प्रॉब्लम है, मिडिल क्लास की अपनी है और लोअर क्लास की अपनी है, और किसी को एक क्लास से दूसरी क्लास से कोई लेना देना नहीं है, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स में बिजी हैं। तो उन्होंने एक सॉल्यूशन बताया कि जो लोग हैं उनको एक 4th ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में सोचना चाहिए, जहाँ पे वो अपनी
पर्सनल गेन को छोड़कर जो जो ग्रेटर वैल्यूज है, ग्रेटर थिंग्स है, उनके बारे में सोचे, उनकी वैल्यू करे, उनको इम्प्रूव करे, ना कि वो अपनी ये 3 क्लास है इसी में, जैसे मिडिल क्लास है वो अपनी प्रॉब्लम में लगा हुआ है, उसको एरिस्टोक्रेसी या स्ट्रगलिंग से कोई लेना देना नहीं है। एरिस्टोक्रेटिक है, उनको मिडिल क्लास और स्ट्रगलिंग क्लास से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी प्रॉब्लम्स में लगे हुए हैं। तो एक फोर्थ ग्रुप, इस टाइप का ग्रुप जो पर्सनल गेन को छोड़कर सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ करे, जो ग्रेटर गुड्स थिंग्स है उनकी वैल्यू करे। फिर इनका एक वर्क आता है लिटरेचर एंड डोगमा, ये जो रिलीजन पे उनकी 4 बुक थी उनमें से सेकंड बुक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इन हिज मेजर वर्क ही आर्ग्यूड दैट द चर्च वाज ए टाइम ऑनर्ड सोशल इंस्टीट्यूशन दैट मस्ट बी रिफॉर्म्ड। इन्होंने ये बताया कि चर्च है वो किसी टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट था, एक तरह से टाइम ऑनर्ड है, हालांकि अब इसमें काफी करप्शन आ गया है तो इसको रिफॉर्म की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत नहीं है, बट विदाउट अंडरमाइनिंग इट्स पोजीशन इन इंग्लिश हिस्ट्री एंड कल्चर। तो जो सोसाइटी थी उसमें साइंस ने काफी ग्रो कर लिया था, जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी उनकी वजह से रिलीजन से लोगों का विश्वास हट रहा था, उनको ये लग रहा था कि पता नहीं गॉड है भी या नहीं, तो गॉड नहीं है तो एक तरह से रिलीजन भी नहीं है। It is also that Bible with its great literary value should not be discredited because of historical inaccuracy. Literature and dogma is Arnold's argument that religion is still relevant, even though the scientific discoveries of the 19th century chipped away it at its authority। तो जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, इन्होंने कहा था कि हम गॉड की एग्जिस्टेंस को वेरीफाई नहीं कर सकते, हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि गॉड है, लेकिन फिर भी जो रिलीजन है वो एक तरह से हमें मोरल स्ट्रक्चर और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। रिलीजन का होना बहुत जरूरी है, उसमें रिफॉर्मेशन की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत नहीं है। गॉड है या नहीं है इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक डिस्कवरी से तो ये प्रूव हो गया था कि गॉड का कोई भी रोल है ही नहीं। तो कुछ लोगों को लगता था कि गॉड है, तो कुछ को लगता था कि गॉड है ही नहीं, और गॉड नहीं है तो रिलीजन नहीं है। लेकिन अर्नोल्ड ने कहा था कि रिलीजन की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है, इसी से सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी आती है और रिलीजन प्रोवाइड्स मोरल स्ट्रक्चर एंड इमोशनल सपोर्ट। उसके बाद डोवर बीच जो इनकी इंपॉर्टेंट पोम है, रिटन इन 1851 और पब्लिश हुई थी न्यू पोम्स का जो कलेक्शन था उसमें 1867 में। और इसी टाइम इनकी जो रग्बी चैपल एलेजी लिखी थी इन्होंने अपने फादर की डेथ पे, वो भी आई थी। इज वन ऑफ हिज मोस्ट नोटेबल पोम्स। डोवर बीच इज अर्नोल्ड्स मोस्ट फेमस पोम। द इवेंट डिस्क्राइब्ड इन द पोम इज अर्नोल्ड्स हनीमून, which was indeed taken at Dover in Kent. Arnold's central metaphor of the sea of faith neatly summed up many Victorians' attitude to a decline of religion's belief in mid-19th century Britain. अब हम बात करेंगे स्कॉलर जिप्सी, ये भी इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। द स्टोरी ऑफ दिस लॉन्ग नैरेटिव पोम विच अर्नोल्ड रोट इन 1852-53 was taken from Joseph Gallenweile's 6061 book द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जा सकते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है। तो जोसेफ गैलेनवाइल की 6061 में जो बुक आई थी द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, वहां से लिया गया है। द वर्स फ्रॉम एको कीट्स और टू नाइटिंगेल। इन समरी द स्कॉलर जिप्सी टेल्स द स्टोरी। इसमें क्या होता है कि एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट की स्टोरी होती है, वो अपनी स्टडी को छोड़ देता है एक जिप्सी ग्रुप ऑफ जिप्सीज को ज्वाइन करने के लिए। The Scottish scholar John William Mackail said of the poem that it is inseparable from Oxford। तो इसको ऑक्सफोर्ड से एक तरह से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, और इसीलिए it is the poetry of Oxford made in some sense complete। Ralph Vaughan Williams set a part of this poem to music in an Oxford elegy। तो इसको ऑक्सफोर्ड एलिजी भी बोलते हैं। फिर थायरसिस है जो इन्होंने अपने फ्रेंड की डेथ पे लिखी थी, उसको मौन करने के लिए। इनके फ्रेंड आर्थर ह्यूज क्लो की डेथ हो गई थी यंग एज में 1861 में। थायरसिस वाज द नेम ऑफ ए शेफर्ड इन विर्जिल्स इकोलॉग। थायरसिस ऑल्सो अपीयर इन अ पोम बाय थियोक्राइटिस। द पेस्टोरल थीम comes with Clogg's own work such as the Bothi, a pastoral poem. Thoresis also gave us the famous epithet for Oxford, city of dreaming spires। इसके बाद और इम्पोर्टेंट वर्क है इनका शेक्सपियर। इन्होंने शेक्सपियर को बहुत प्रोज किया था, एक तरह से रोल मॉडल भी माना था। जो इनका टच स्टोन मेथड है उसमें इन्होंने स्पेंसर है, मिल्टन है और शेक्सपियर है, इनसे कंपेयर करके किसी भी वर्क को एनालाइज किया था कि ये एक टच स्टोन मेथड है। टच स्टोन मेथड को हम बाद में आगे डिटेल में बताएंगे। इंडियन सेलिब्रेटेड सोनेट, ये एक सोनेट है, उन्होंने सोनेट लिखी है लेकिन ये शेक्सपियरियन सोनेट नहीं है, ये पेट्रार्कन सोनेट है।
About England national poet Matthew Arnold praises William Shakespeare as a colossal figure who is mightier even than mountains or hills. He also states that Shakespeare became the great poet he did because he was as much self-schooled as he was formally educated at grammar school. What is most surprising about this sonnet कि ये शेक्सपियरियन सोनेट नहीं है, ये पेट्रार्कन में है. शेक्सपियर इज अनदर ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड्स बेस्ट एंड मोस्ट फेमस पोम. और पहले कौन सी थी? डॉबीज थी. अब एक ग्रैंड स्टाइल. मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक टर्म दिया था ग्रैंड स्टाइल. तो ग्रैंड स्टाइल क्या होता है? इसको आप हाई स्टाइल भी बोल सकते हो. कोई भी लैंग्वेज है उसको बहुत ऑर्नामेंटेड वे में लिखी गई है, या कोई भी रेटोरिक स्पीच है, मान लो कोई भी स्पीच है, जो वर्क है उसका वो बहुत ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज उसमें यूज की गई है. और ऑर्नामेंट कैसे किया गया है? जैसे मेटाफर है, सिमिली है, या पर्सोनिफिकेशन ऑफ वर्ड्स है, तो इसी को ग्रैंड स्टाइल बोला गया है. एक उन्होंने टर्म दिया था टच स्टोन मेथड. तो ये क्या है कि अर्नोल्ड ने जो भी एंशियंट राइटर थे, फ्रेंच से थे, ग्रीक थे, या जैसे शेक्सपियर है, मिल्टन है, स्पेंसर है, इनके वर्क को एक रोल मॉडल माना है कि आप किसी भी अगर किसी के वर्क को जज करना चाहते हो तो उसका एक पैसेज लीजिए, एक पैराग्राफ लीजिए, और उसको आप जो एंशियंट राइटर्स हैं उनके साथ कंपेयर कीजिए और एनालाइज कीजिए. तो इसी को टच स्टोन मेथड बोला गया है. अर्नोल्ड टुक सेलेक्टेड पैसेज फ्रॉम द मॉडर्न ऑथर्स एंड कंपेयर देम विद सेलेक्टेड पैसेज फ्रॉम द एंशियंट ऑथर्स एंड दस डिसाइडेड देयर मेरिट्स. तो इसी से आप मेरिट डिसाइड कर सकते हो. दिस मेथड वॉज कॉल्ड अर्नोल्ड टच स्टोन मेथड. ये एक तरह से जर्मन के जो गीत है और फ्रेंच के सैनिक है उनसे काफी इन्फ्लुएंस्ड थे मैथ्यू अर्नोल्ड. एक इनका वर्क है इम्पेडोकल्स ऑफ एटना. एटना माउंटेन है और ये इम्पेडोकल्स है, ये एक फिलोसोफर है ग्रीक. ड्रामेटिक पोएम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड पब्लिश्ड एनोनिमसली इन 1852 इन द कलेक्शन एम्पेडोकल्स ऑन एटना एंड देयर पोम्स बाय ए. जिन्होंने अपना नाम यूज नहीं किया था, सूडोनिम ए यूज किया था. इट इज बेस्ड ऑन लेजेंड्स कंसर्निंग द डेथ ऑफ द ग्रीक फिलोसोफर एंड स्टेट्समैन एम्पेडोकल्स. वो किस टाइम था? 4090 से 43 BCE. एम्पेडोकल्स इज पोर्ट्रेड इन द पोएम एज ए मैन हु कैन नो लॉन्गर फील जॉय. तो ये जो एम्पेडोकल्स है इसको लगता है कि अब लाइफ में कोई भी जॉय नहीं है और सुसाइड कर लेना चाहिए इसके वो माउंट एटना से. लेकिन इनके जो 2 फ्रेंड हैं वो उनको ट्राई करते हैं वहां से निकालने की, एक तरह से जो डिप्रेशन है उससे बाहर निकालते हैं और कन्विंस करते हैं कि लाइफ इज वर्थ लिविंग. बट ऑल देयर परस्यूड स्किल्स फेल टू रिस्टोर मीनिंग टू एम्पेडोकल्स लाइफ. लेकिन कोई असर नहीं होता है. और एक वर्क है इनका सोहराब एंड रुस्तम. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. एपिक पोम इन ब्लैंक वर्स बाय मैथ्यू अर्नोल्ड पब्लिश्ड इन 1853 इन हिज कलेक्शन पोम्स. Among Arnold's sources for this heroic romance set in ancient Persia were translation of an epic by Persian poet फरदोवस्की and Sir John Malcolm's History of Persia. तो इसकी स्टोरी क्या होती है सोहराब और रुस्तम की? मेरे को इसमें हमेशा ही कंफ्यूजन होता है कि जैसे सोहराब और रुस्तम ये सन और फादर है, कि कौन सा सन है कौन सा फादर है. तो ऐसे से सन होता है, तो एक तरह से ऐसे सोहराब याद करने के लिए आपके लिए इजी होगा कि सोहराब होता है वो सन होता है, रुस्तम होता है वो फादर होता है. तो पर्शिया का जो किंग होता है उसकी आर्मी में सोल्जर होता है रुस्तम, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल्जर होता है. तो एक तरह से किंग को ऐसा लगता है कि जब तक रुस्तम तुम्हारी आर्मी में है कोई भी कंट्री तुम्हें हरा नहीं सकता. बहुत प्राउड होता है इसको. रुस्तम होता है वो बहुत अच्छा सोल्जर होता है. और रुस्तम को जो टार्टर्स है उसकी प्रिंसेस से प्यार हो जाता है. ये सीक्रेटली इसके साथ मैरिज कर लेता है और ये प्रेग्नेंट होती है. लेकिन तभी जो पर्शिया का किंग होता है वो रुस्तम को बुला लेता है कि कोई इमरजेंसी है, तुम्हें आना होगा. लेकिन ये उस टाइम अपनी वाइफ को बोल के जाता है, उस प्रिंसेस को, कि अगर तुम्हें बेटा हो तो वो एक डायमंड दे के जाता है कि डायमंड उसके बांध देना, और अगर बेटी हो तो उसकी शादी कर देना, पर मुझे बताना जरूर. तो वो वहां से चला जाता है. लेकिन जब इनकी ये बेटा पैदा होता है सोहराम, लेकिन जो प्रिंसेस होती है वो इसको बताती नहीं है, उसको बोलती है कि बेटी हुई है. क्योंकि जो रुस्तम है उसने बोला था कि अगर बेटा होगा तो मैं उसको एक बहुत अच्छा सोल्जर बनाऊंगा मेरी तरह. तो इसी तरह से फिर ये सोहराब, ये बेटा होता है, ये पैदा होता है, ये बड़ा होता है, ये भी एक सोल्जर बनता है, काफी स्ट्रॉन्ग सोल्जर बनता है अपने फादर की तरह. और ये अटैक ढूंढने निकलता है कि मेरा फादर कौन है, और साथ में ये इसी पर्शिया पे अटैक करता है. वहां पे इन दोनों की फाइट होती है, फादर की और सन की. लेकिन जो ये रुस्तम होता है ये इसको मार देता है. और उसी टाइम जब इस पे अटैक करता है तलवार से, तो इसके हाथ पे आर्म पे वो स्टोन बंधा हुआ दिखता है. तब इसको पता चलता है कि इसने एक तरह से अपने बेटे को ही मार दिया है. Only when the young warrior lies mortally wounded from Rustam's spear does he talk
ऑफ हिज बर्थ। तो वो स्टोन देख के उसको रियलाइज हो जाता है कि तो मेरा ही बेटा। इट इज देन दैट द फादर एंड सन रियलाइज देयर रिलेशनशिप। ग्रीफ स्ट्राइकन, रुस्तम प्रोमिसेस टू गिव सोहराब्स बॉडी अ रॉयल ब्यूरियल। ये इसकी स्टोरी है कि एक तरह से फादर से सन की डेथ हो जाती है, मतलब इग्नोरेंस में, उनको पता नहीं होता है कि फादर और सन है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड के सारे वर्क जो भी इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम पॉइंट, सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।